आजू बाजू में जो बच्चे लोग हैं, वो जिनके पेरेंट्स नहीं आए, वो खुद ही पेरेंट्स बन के आ जाओ जल्दी से। रिपीटर बैच में पढ़ाने वाले जो सभी टीचर्स हैं वो भी आ जाए। जुलाई से लेकर के अभी तक जनवरी 2025 और 25 तारीख है, अभी तक में हमने क्या किए उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमने बुलाए हैं। और डेट जो है वो एग्ज़ाम का 2025 का 4 मई होने वाला है। तभी से लेकर के बचे हुए जो टाइम है अराउंड 90-95 डेज 4 मई तक में, 3 मई तक में, वो हम क्या करेंगे उसकी जानकारी आपको देने के लिए आए हैं। पहली हाफ मतलब अभी तक का जो टाइम था उसमें मेरा रोल और बच्चों का रोल है, बट अब जो समय आएगा 90-95 डेज उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जुलाई से, तो जुलाई से लेकर के दिवाली तक स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे लेसन्स हमने लिए शुरुआत में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वेटेज वाला हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। रिजल्ट होने के लिए सिलेबस के साथ साथ बहुत कुछ मायने रखती है। हमने शुरुआत से ही जब क्लास स्टार्ट करें तो उसके बाद जब हमको समझ में आया कि अब धीरे धीरे प्रैक्टिस भी लेना चाहिए, तो कुछ समय के बाद प्रैक्टिस क्लास में स्टार्ट करें, मतलब मॉर्निंग में पढ़ाए और शाम को क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास हुई। तो ऑलमोस्ट सभी लेसन के ऊपर एक राउंड की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हुई है। इस प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे ने अप टू द मार्क मतलब प्रैक्टिस को अच्छे से किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ लेसन्स में प्रैक्टिस की कमी अभी भी है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी ऐसी लेसन है जिसमें प्रैक्टिस की कमी है। तब इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे क्या करना है उसकी जो है जानकारी हम आपको देते हैं। अराउंड 90-95 दिन अभी हमारे पास है, मतलब 4 मई को होना है, आज की तारीख 25 है, तो आप मान के चलिए 100 दिन 9900 डेज के आसपास है। कल 26 जनवरी है, परसों मतलब मंडे से 27 से हम वापस से रिवीजन की क्लास स्टार्ट करेंगे। रिवीजन मतलब जो ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं अब उस सभी के ऊपर, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, तीनों सेक्शन, और जो फिजिक्स है उसमें पूरा 11th का और 12th का जो दोनों सेक्शन है उसके ऊपर रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे। इस पूरा प्रोसेस में क्लासेस जो होगी दो प्रकार से संभव है। एक तो ऐसा है कि क्लासेस को हम मॉर्निंग में रखें जैसा कि अभी रखते आ रहे हैं, सुबह 6:30 वगैरह के आसपास, 6:30 to 8, मतलब 1.5 से 2 घंटे ही होगी ये पूरा प्रोसेस। या दूसरा है कि मैं शाम को रखूं, शाम को 6:30 या 7 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक। मेरा पास्ट अनुभव ऐसा है कि अगर मैं क्लासेस को शाम को रखूं और सुबह को नहीं रखूं तो बच्चे जो है वो नाइट स्टडी के नाम पे बहुत टाइम पास करते हैं। मतलब बच्चों को समझ में आता है सीरियसनेस कि हमारा एग्ज़ाम है, नज़दीक है, पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जितनी पढ़ने की ज़रूरत है उतना नहीं पढ़ते हैं। मतलब रात की स्टडी के नाम पे बच्चे जो है 10-11 बजे बैठते हैं पढ़ने को और सुबह के 4-4:30 बजे तक पढ़ते हैं। सुबह जो 5 बजे उठ सो जाएंगे तो फिर आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे से पहले वो उठते नहीं, और जब 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठते हैं तो उसके 2-3 घंटे के हालात में वो पढ़ने की स्थिति में रहते नहीं हैं, क्योंकि वो उतने फ्रेश नहीं रहते जो अर्ली मॉर्निंग कोई बच्चे उठ करके फ्रेश रहते हैं। तो उतना फ्रेश नहीं रहता, तो मेंटली वापस से उनको फ्रेश होने में 2-3 घंटे और टाइम लग जाता है। फिर वो शाम के समय में 3-4 घंटे और पढ़ लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि 6 घंटे हमने रात को पढ़ लिए थे और 3-4 घंटे शाम के समय में पढ़ लिया, तो दोनों मिलाकर के 10-1 घंटे की पढ़ाई हो गई, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट अब हालात बहुत टफ है, जैसा कि आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया है, और अभी जो इस साल जेई का पेपर हुआ है वो ठीक वैसा ही हुआ है जैसा पिछले साल हुआ था। मतलब पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में कोई अंतर नहीं हुआ है।
जैसा लास्ट ईयर डिफ़िकल्ट मतलब इजी पेपर था, ऑलमोस्ट वैसा ही पेपर इस बार भी जेईई मेंस में पूछा है। और वही बॉडी जो एनटीए है वो नीट की एग्ज़ाम करेगी। मतलब इस ट्रेंड के हिसाब से हम अनुमान लगा के ये बोल सकते हैं कि नीट का भी पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा जैसा कि पिछले साल था। और अगर वैसा ही रहता है जैसा कि पिछले साल था, तो जो कट ऑफ है वो पिछले साल से ज़्यादा ही आएगा। मतलब अगर पिछले साल कट ऑफ 635 पे गया था, तो हो सकता है कट ऑफ 650 पे जाए, 655, 660 पे जाए। तो आप ये समझिए कि चीज़ें अगर इस रेंज में रहेगी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब 670 नंबर लाना सिर्फ नॉलेज की बात नहीं होती। 620 वाले को भी उतने ही नॉलेज रहते जितना 670 वाले को रहते। प्रिपरेशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, दोनों के परफेक्शन में डिफरेंस रहता है। एक ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और एक थोड़े से कम एक्यूरेट रहते हैं। एक से थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है और एक से सिली मिस्टेक्स कम होती है। नॉलेज ऑलमोस्ट दोनों को सेम रहता है। जिसको 600 नंबर आता है उसको भी ऑलमोस्ट उतना ही नॉलेज है जितना 650, 660, 670, 680 वाले लोगों को है। नॉलेज में थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क उन बच्चों के साथ होता है जिनका 690, 700, 720 के आसपास नंबर आते हैं, 715 के आसपास नंबर पहुंच जाते हैं। ऐसे बच्चों के नॉलेज थोड़े अपग्रेड रहते हैं, बट 670-80 तक तो नॉलेज ऑलमोस्ट सेम है बच्चों का। तो अब नॉलेज के बेसिस पे तो ये कंपटीशन जो है किल नहीं किया जा सकता है। अब कंपटीशन को किल करना है तो परफेक्शन के बेसिस पे ही होगा। और परफेक्शन तभी आएंगे जब बहुत ज़्यादा आखिरी मोमेंट में रिपीटेशंस होगा चीज़ों का। चीज़ें बार बार पढ़ा जाए, बार बार प्रैक्टिस करा जाए, सेम चीज़ों को मल्टीपल टाइम दोहराया जाए, तब जाकर के ऐसा होगा। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए जो क्लासेस हम लेंगे वो मॉर्निंग में ही लेंगे। मॉर्निंग में लेने से फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप समझिए कि 8 बजे तक हमारी प्रैक्टिस की क्लास ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के लिए हम भी तकलीफ करेंगे, मतलब मुझे भी सुबह ही जगना पड़ेगा। हमारे टीचर्स जो प्रैक्टिस क्लास लेंगे उनको सुबह ही जगना पड़ेगा। तो सुबह लेंगे तो बच्चों को भी जगना पड़ेगा और हमको भी जगना पड़ेगा। दोनों के लिए तकलीफ की बात है, लेकिन रिजल्ट लाना है तो तकलीफ करना पड़ेगा। और 8 बजे से लेकर के फिर रात के 12 बजे तक का जो समय होता है, ये करीब 16 आवर्स के आसपास का टाइम है, जिसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाने पीने रिलैक्स करने में वेस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग टाइम बचता है वो पढ़ने पे लगाना पड़ेगा बच्चों को। मतलब अराउंड 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से इफेक्टिव पढ़ाई 12 घंटे की हो जानी चाहिए। और ऐसी पढ़ाई होगी तो ही हमारा चांस बनेगा कि हम जो है 2025 में डॉक्टर बन के निकलेंगे। पिछले 7 महीने में 100 से ज़्यादा लगभग नंबर ऑफ टेस्ट हुए हैं और आने वाले जो 90 दिन है इसमें करीब 50 से ज़्यादा टेस्ट होने वाले हैं। फुल सिलेबस टेस्ट भी करीब 45 वगैरह रहेगा। तो इतने सारे मल्टीपल जो टेस्ट अभी तक हुए हैं, उस टेस्ट के माध्यम से हमको जो समझ में आया है वो ये कि बहुत सारे बच्चे रियली में अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे रिलेटिवली थोड़ा सा डाउन सिचुएशंस में हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? जो डाउन सिचुएशंस है उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये है कि आप एज ए पेरेंट्स देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बच्चा एक ही दिन तो क्लास नहीं गया था। हफ्ते में 5 दिन क्लास अगर होती है, 6 दिन क्लास होती है, तो एक दिन किसी कारण से हेल्थ के इशू से या थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, इस वजह से क्लास नहीं गया, तो इससे थोड़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपने भी उस बात को सीरियस नहीं लिए। हमने बहुत बार ग्रुप में आगाह भी किए थे पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से क्लास कम से कम मिस ना हो, ऐसा ध्यान रखें। और अभी का सिनेरियो ऐसा है कि लगभग 300 बच्चों में से 200-220 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर हैं, लेकिन 70, 80, 85 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं हैं। आप पेरेंट्स को भली भांति पता है और बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है जो रेगुलर नहीं है। टेस्ट देने आ जाते हैं बराबर, लेकिन टेस्ट देने से अगर रिजल्ट होना होता तो पिछले साल हो गया रहता। फिर ऐसा रहता है कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर उससे भी होना रहता तो पिछले साल भी हो गया रहता। मतलब वो टाइम फिर से रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब रिजल्ट 400 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहे, 500 पे सिलेक्शन नहीं हो रहे, 550 पे सिलेक्शन नहीं हो रहे। अब सिलेक्शन इतना ऊपर चला गया है कि हर चीज़ें परफेक्ट होगी तो रिजल्ट आएगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर भी लेजीनेस किए तो गए काम से, फिर पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आपको हमने बुलाए हैं तो आपको ये बताने के लिए कि आप इस जिम्मेदारी को समझिए
कि कुछ भी हो जाए, मतलब जब तक कि सीरियस बच्चों का हेल्थ का इशू ना हो, सीरियस मतलब सच में कि हाँ सच में बीमार है, सच में कोई समस्याएं हैं, जब तक ऐसा समस्याएं ना हो तब तक वो जितना संभव हो सके करियर जोन में बैठे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस बार जो बचे हुए 90-95 दिन हैं उसमें जो होगा वो पूरी मेहनत कराएंगे अपने बच्चों से, तो सबसे पहला काम जो पेरेंट्स को करना है वो ये है कि बच्चों की नहीं सुनना है इस मैटर में कि वो घर में रह रहे हैं क्यों रह रहे हैं। कोई भी लॉजिक देंगे आप मत सुनिए, आप उसे टेम्पो में भर के जमा यहाँ पर लाके छोड़िए सुबह, ये आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जैसे मतलब होता है वैसे जबरदस्ती उठा के स्ट्रेचर पे बैठा के लाइए, पर करियर जोन में लाके छोड़िए सुबह के सुबह, हर दिन, मतलब वीक के 7 डेज। जिस दिन क्लास नहीं रहती, सैटरडे को क्लास मान लीजिए नहीं रहती, बच्चे पूरे गायब रहते हैं, कोई 10 बजे आते हैं, कोई 11 बजे आते हैं, कोई 12 बजे आते हैं। ऐसा नहीं कि घर में वो 6 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा है कि वो रिलैक्स होकर के आ रहे हैं। उनको नहीं पता चलता है कि हमने 6 घंटे में कितना नुकसान किए। पर कंपटीशन जिन बच्चों से है, करीब 24 लाख लोग एग्जाम देंगे। अब आप पिछले साल का स्कोर देखिएगा तो 600 से ज़्यादा नंबर लाने वाले लोगों की संख्या 70,000 थी देश में। इतने लोग इतने से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो आपका बच्चा तो उससे भी बाहर है। उसके बाद उस बच्चे को किस बात की घमंड है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमको एक एक मिनट नुकसान में नहीं डालना है, हर मिनट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे तो नहीं समझते हैं, पेरेंट्स को समझना चाहिए, और आज के बाद आप इस बात को समझेंगे। यहाँ जब रहेगा सुबह से लेकर के रात तक, तो उसके खाने पीने का अरेंजमेंट आपको करना चाहिए। मतलब या तो आप टिफिन यहाँ छोड़िए 2 बार, या एक ही बार दोपहर को लाइए, 2 बार का टिफिन मेस ला करके छोड़िए, या फिर आप यहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं हैं, मेस का अरेंजमेंट है, बहुत सारे लोग बच्चे लगाए हुए भी हैं, आप एक टाइम का उसे मेस लगा दीजिए। अगर आप नहीं ला के छोड़ पा रहे हैं टिफिन, आप अपने कामों में बिजी हैं, तो आप ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर मेस लगा दीजिए। मतलब आप किसी भी तरीके से आपको अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर करना ही पड़ेगा। आपके कंफर्ट जोन में रहते हुए अगर सिलेक्शन होना होता तो पूरे देश में हर बच्चा सोया रहेगा और एक दिन अचानक से एग्जाम में अपीयर होगा और डॉक्टर बन के निकल जाएगा। बट बिल्कुल इसके विपरीत सिचुएशंस में रिजल्ट होगा। आज से 2 साल पहले कट ऑफ बहुत कम था, अब इतना ज़्यादा है कि सोच के डर लगता है। अब इतना ज़्यादा है, कौन करेगा? बच्चे ही तो करेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं कि 650 भी कट ऑफ जा सकता है, तो 650 भी तो बच्चे ही लाएंगे। तो अब 1-2 बच्चे नहीं लाएंगे, 50,000 लोग लाएंगे देश में। तो अपना एक सीट, एक नंबर 50,000 के बीच में अपनी एक पोजीशन होनी चाहिए। इसके लिए बचे हुए 90 दिनों तक अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। मैं मेहनत कराने के लिए तैयार हूँ। रिवीजन क्लास का क्या इम्पोर्टेंस है? रिवीजन क्लास का इम्पोर्टेंस है कि जहाँ कहीं पर भी कमी रह गया, मैंने पढ़ाया लेकिन बच्चे को सभी चीज़ें पूरी तरीके से दिमाग में आ जाए, ऐसा हुआ नहीं होगा। कुछ चीज़ें नहीं भी आई होगी, तो अब रिवीजन क्लास में जो चीज़ें नहीं आई होगी उसके ऊपर काम होगा, उसके ऊपर हम परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे जो पहले कराए थे, लेकिन फिर भी बच्चों को कहीं कहीं डिफ़िकल्टी है, जो सवाल गलत हो जा रहे हैं, जो प्रॉपरली वो नहीं बना पा रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के टीचर करेंगे। बायो में भी आप ये समझिए कि आज के तारीख में जो जितना कंपटीशन है उसमें 360 में से 300 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। बायो के 360 में से वैल्यू तभी क्रिएट होगा जब नंबर किसी भी हाल में 340 के ऊपर रहेगा। 340 के नीचे का बायो का नंबर आज के तारीख में कोई मायने नहीं रखता। मतलब आप ये समझिए कि 360 लाने वाले ही लोग 2-3 हज़ार 4,000 लोग हैं बायो में। तो अब 320 ला करके, 310 ला करके, 290 ला करके जो है सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। 60 नंबर तो पहले ही नीचे हो जाएंगे सीधा। और ऐसा कब आएगा? 340, 45, 50, 55 या 60 कब आएगा? जब NCERT को बार बार रिपीट करके पढ़ा जाएगा। अभी तक हमने 3 राउंड की बायो की टेस्ट लिए हैं। पहले एक लेसन की टेस्ट लिए थे, उस ड्यूरेशन में बच्चों ने बायो पढ़े।
फिर 2-2 लेसन मिक्स करके टेस्ट लिए हमने, उस वजह से फिर बायो एक राउंड पढ़े बच्चों ने। फिर अभी 7-8 लेसन मिक्स करके बायो का टेस्ट लिए, तो एक राउंड अभी और बायो की पढ़ाई हुई है। पिछले 15 दिनों में हमने बच्चों को बोले थे कि थोड़ा बायो पे ध्यान कम देने के लिए और ज़्यादा ध्यान फिजिक्स केमिस्ट्री पे देने के लिए। लास्ट के 15-16 डेज की बात है। वो क्यों बोले थे, उसके पीछे का कारण यही है कि इस आखिरी मोमेंट पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बचा हुआ टॉपिक है, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये फिर अगले 2 महीने में उठ नहीं पाएगा। मतलब वो अगर बिलो एवरेज चला गया तो फिर उठ नहीं पाएगा, जबकि बायो को उठाना आसान होता है, उठ जाएगा, कुछ समय लगते उठाने में। आप ये समझिए कि 32 लेसन्स बायो का पढ़ना है। 32 लेसन को एक और राउंड पढ़ने के लिए 32 दिन लगेंगे, फिर दूसरे राउंड पढ़ने के लिए 16 दिन लगेंगे, तीसरे राउंड फिर से 16 दिन में पढ़ेंगे। मतलब 60-62 दिनों के अंदर 3 राउंड बच्चे पढ़ लेंगे बायो। फिर बचे हुए जो 30 दिन बचेंगे एग्जाम में, उसमें कम से कम 2 या 3 राउंड और बायो पढ़ा जा सकता है। मतलब 5 या 6 राउंड बायो और पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये तब होगा जब हमारे प्रेजेंस में वो यहाँ पर आके करेगा, नहीं तो फिर वो करेगा कि नहीं करेगा इस बात की गारंटी नहीं। देखने वाला कौन है? घर में बच्चा पढ़ रहा है तो पता ही नहीं चलता है कि वो सच में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, क्या 7 दिन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये देखने वाला कोई है ही नहीं, कोई मॉनिटर नहीं कर सकता। तो वो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ होना ज़रूरी है, और इसलिए आज पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ रहना चाहिए अगले 90-95 दिनों तक। मतलब 3 मई तक, 4 मई को एग्ज़ाम है तो 3 मई तक यहाँ रहना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लासेस कब तक चलेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस कंप्लीट हो गई है, रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करेंगे। 10 दिन बाद ही बच्चे आपको बता देगा कि सर ने रिवीजन क्लास भी करा के ख़त्म कर दिए, हो गया, अभी सब कंप्लीट हो गई, कुछ क्लास नहीं चल रही है। तो मैं आपको जानकारी बता दूं कि हम जो क्लास है वो ऑलमोस्ट 31 मार्च या 10 अप्रैल तक पिछले साल भी लिए थे, 31 मार्च तक लिए थे। और कुछ बच्चों की समस्याएं थी तो हमने क्लास को जो है 5-6 अप्रैल तक भी लेके गए थे, जो बच्चे उस वक्त आ रहे थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। इस बार भी हमारी प्लानिंग है कि हम ये रिवीजन क्लास को 10 अप्रैल तक मेंटेन रखेंगे। इस पूरा प्रोसेस में अभी से लेकर के 10 अप्रैल तक में के बीच में अगर बच्चा आपका बोलता है कि क्लासेस बंद हो गई, क्लासेस नहीं हो रही है, तो आपको वेरीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार वेरीफाई करेंगे कोचिंग आकर के, या व्हाट्सएप मैसेज करके कंफर्म करेंगे कि सच में क्लास बंद हो गई या हो रही है। इस बात को आपको वेरीफाई करना आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो 10 अप्रैल तक क्लासेस चलेगी, इस 10 अप्रैल तक क्लासेस में हम कम से कम 2 बार और फिजिक्स केमिस्ट्री की कंप्लीट प्रैक्टिस करा देंगे। सभी लेसन्स की, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी लेसन्स की कंप्लीट प्रैक्टिस 2 राउंड का और करा देंगे, जिसमें पिछले 3-4 सालों में जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए हैं वो भी करा देंगे। इस बार की हमारी प्लानिंग है कि हम प्रैक्टिस क्लास में जेईई के भी क्वेश्चंस ले लेंगे मेंस के, ताकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी अगर ऊपर गया तो भी हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फुल सिलेबस टेस्ट, अभी जो टेस्ट चल रही है संडे की, वो 720 मार्क्स की चल रही है, 180 क्वेश्चंस की चल रही है, जिसमें लेसन वाइज टेस्ट चल रहे हैं, 2-2, 3-3 लेसन्स मिला करके टेस्ट चल रहे हैं, या एक लेसन का टेस्ट हो रहा है। जो FST होगी, फुल सिलेबस टेस्ट होगी, वो टेंटेटिव आप मान के चलिए कि 20 फेब के आसपास चालू होगा। मार्च में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी डेली रहेगी, हर दिन टेस्ट होगा FST का, 3 घंटे का पेपर। और फिर अप्रैल में जब ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत रहती तब हम टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे। मतलब शुरुआत के 15 दिनों में अल्टरनेट और आखिरी के 15 दिनों में 2-2 दिनों के गैप पर। तो ऐसा हमारा शेड्यूल रहेगा फुल सिलेबस टेस्ट का, जिसके माध्यम से 45 से 50 जितने पॉसिबल हो सकते हैं हम टेस्ट से बच्चों को गुजारने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों के मन में होने वाले एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम को लेकर के जो डर है, उस बात को ध्यान में रखते हुए 2-4 बार ऑलरेडी हमने काउंसलिंग करे भी हैं, और अभी और ये बचे हुए 90 दिनों में 2-3 राउंड की काउंसलिंग करेंगे हर इंडिविजुअल बच्चों के ऊपर, ताकि उसके मन के डर को निकाला जा सके। साथ ही जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होते हैं गोंदिया में, मतलब जो 6-7 सेंटर है गोंदिया में, उस सभी स्कूलों से संपर्क करके हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम से पहले अप्रैल के महीने में
हर संडे किसी न किसी सेंटर पे हमारे बच्चों का एग्ज़ाम हो, जो स्कूल वाले हमको देंगे, जो पिछले साल भी कुछ स्कूलों ने दिए थे, हमको मदद करे थे, और इस बार भी करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी सेंटर पे हम अपने बच्चों का कम से कम एक राउंड का एग्ज़ाम ले लें, ताकि ये बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाए तो इसको कोई नया माहौल ना मिले। ऐसा मैंने पिछले साल भी करा था, उसके पहले भी करा था, इस साल भी करेंगे, ताकि मन के डर को पूरी तरीके से हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर इस सब के बाद एक रोल और आ जाता है, वो आ जाता है पेरेंट्स। जब घर में बच्चे पहुंचते हैं शाम के समय या रात के समय, जब भी पहुंचते हैं, या नहीं तो जो रूम में रहते हैं उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, तो हर बार आप मार्क्स पूछते हैं, कितना आया, कितना कम है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बता देता हूं कि आप मोबाइल फ़ोन ऐप डाउनलोड कर लीजिए करियर जोन का, और उसमें पता करते रहिए। मार्क्स के बारे में बच्चे से मत बात करिए कि आपको फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, बायो में कितना आया, टोटल कितना आया। इस बारे में आप बच्चे से पूछ के कोई विशेष जानकारी आपको मिलेगी नहीं। वो करियर जोन के ऐप से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, आप वो देखिए, आप उसे मोटिवेट करते रहिए। मतलब आपका दोनों काम है पेरेंट्स का, एक स्ट्रिक्टनेस भी बनाए रखना कि वो लेजीनेस में ना जाए, यहाँ किसी भी हाल में आए, और साथ में आपका काम है उनके साथ खड़े भी रहना। मतलब अगर आप ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हारा मार्क्स कम है, क्यों कम है, ज़्यादा क्यों नहीं है, इतने दिनों से क्या कर रही हो, क्यों पढ़ रही हो, पढ़ना छोड़ दो इससे अच्छा, ये सब टाइप की जो बातें करते हैं, तो बच्चे तो आप ही के हैं। किसी भी बच्चे को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उनके माँ बाप उसे डांटते हैं। मुझे भी बुरा लगता है और आपको भी लगता होगा, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। तो आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से रिजल्ट में कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है, डिग्रेड हो जाएगा, अच्छा होने की चांसेस नहीं है। अच्छा होने के लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है मेहनत करना। मैं भी नहीं बोल सकता ये बातें, क्योंकि वो पूरी मेहनत को 3 घंटे के अंदर ही जो है परफॉर्म करना है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि करियर जोन में अगर रैंक 1 कंटिन्यूसली आ रहा है तो वो 3 घंटे में सच में वैसा परफॉर्म करके आ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आ जाए, और अगर घबरा जाए तो हो सकता है कि उससे ख़राब परफॉर्मेंस करके आ जाए। तो हम टीचरों का और आप पेरेंट्स का दोनों की ये जिम्मेदारी रहती है कि बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करते रहें, उनके साथ खड़े रहें, उनके मानसिक सिचुएशंस को समझते हुए कि मेंटली वो ज़्यादा परेशान ना हो, इस बात को समझते हुए आप उसे गाइड करिए। अगर ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए तो आप मुझे कम्युनिकेट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए मेरे नंबर पे, और मेरे थ्रू उस बच्चों तक पहुंचाइए आप बातें कि उसको जो है क्या, उसको किस तरीके से वे में पेश करना है, हम कर लेंगे। लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब बच्चा यहाँ रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी इस बात की पूरी तरीके से है कि हर हाल में बच्चा यहाँ होना चाहिए। अगले 90-95 दिनों तक, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाती, तब तक हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है, और अभी तक भी ऑलरेडी कंसंट्रेशन है बच्चों के ऊपर, लेकिन अब और ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा कि 90-95 दिनों में हम हर बच्चों को मोटिवेट करके रिजल्ट तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा इस बार जो है ताकत लगा दिए हैं, और बचे हुए टाइम में और लगा देंगे कि हमको और ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ से बना के भेजने हैं। मतलब अगर पिछले साल 50 लोग बने हैं तो इस बार कम से कम 80 लोग बनना चाहिए। इसमें से आप पेरेंट्स की 2 बातों को ध्यान रखना है कि ठीक है, करियर जोन नहीं जा रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा है, नंबर भी ठीक ठाक ला रहा है बोर्ड पे, तो आप एक तो उसके टेस्ट के स्कोर को मॉनिटर करते रहिए, दूसरा लाइब्रेरी पढ़ने जाते वक्त उसे मोबाइल फ़ोन घर में रख लीजिए। करियर जोन से अच्छी लाइब्रेरी कहीं नहीं है। यहाँ हर क्लास में कोई न कोई रहता है मॉनिटर करते हुए, और 15 दिनों पे सीट बदलने वाला है, इस बात का एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि यहाँ बैठने को तभी मिलेगा जब हम 15 दिनों में 2 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। हम पूरी प्रयास करेंगे कि पूरा साइलेंस मेंटेन हो, कहीं से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इस बात का आप ध्यान रखें कि बच्चे लाइब्रेरी जाने के बजाय यहाँ आए। अब मोबाइल फ़ोन से वीडियो लेक्चर देखने वाली जो बातें हैं, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? आप के बच्चे जो हैं,
आप उसके टेस्ट का रिजल्ट देखिए और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रिजल्ट देखिए, 80 85 100 टेस्ट लगभग हो गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो बच्चा इस ग्रेड में है कि अच्छा ये लेसन हमारा कमज़ोर था, इसका हम वीडियो लेक्चर देख करके अच्छा कर लेंगे, ऐसे लॉजिक आपको ज़रूर कभी ना कभी दिए होंगे। और जब ऐसे लॉजिक दिए हैं तो आप उसके पूरी चीज़ों को वॉच करिए। उसकी स्थिति आज से 4 महीने पहले भी वैसी थी और आज भी वो लेसन कमज़ोर है उसका। जो लेसन के बारे में उन्होंने बताया था कि पिछले 4 महीने पहले कि ये लेसन बायो का हमारा वीक है, इसको लेक्चर देख करके 1 शॉट देख करके हम कंप्लीट कर लेंगे, आज भी वो उसी स्थिति में है। फिर से उसको लेक्चर देखना है, फिर से उसको 1 शॉट देखना है, फिर से उसको ये करना है। तो आप उन बच्चों से सिर्फ ये सवाल पूछिए कि फिर तुमने 4 महीने 6 महीने में किया क्या। तो आप ये समझिए कि इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो हार्डवर्क में करने से थोड़ा बचना चाहते हैं, उसको सब चीज़ें स्पून फीडिंग में चाहिए। स्पून फीडिंग वाला बच्चा कभी भी टफ रियल कंपटीशन में उतर के कुछ नहीं कर सकता। रियल कंपटीशन में वही उतरेगा और वही कुछ कर पाएगा जो रियल में मेहनत कर रहा है। तो अपने बच्चों को ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करिए, इनकरेज करिए और यहाँ पर भेजिए। इसके बाद अभी अगले 8-10 दिनों के अंदर नीट के एग्ज़ाम का फॉर्म का वो आ जाएगा, फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा संभवतः। तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगी, इस बार डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है कि आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, मैंने सभी को अवेयर किया था। तो आधार कार्ड में अभी रिसेंट वाली फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो भी होगी अटेंडेंस वो विजुअल अटेंडेंस होने वाले, मतलब जो रिकॉर्डेड कैमरा है उससे अटेंडेंस करने वाले हैं सिस्टम में। तो इस वजह से वो आधार कार्ड की फ़ोटो के साथ मैच करेगा और तो उस वक्त कोई दिक्कत ना हो जाए बच्चों को, इसलिए आधार कार्ड प्रॉपरली अपडेट करवा लीजिए। अगर नहीं है तो रिसेंट का फ़ोटो नहीं है तो वो करवा लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के लिए जितना लगता है वो रेडी कर रखिएगा, क्योंकि पिछले साल तक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट काउंसलिंग के वक्त होती थी। अभी इस साल से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अभी से होती है, अप्लीकेशंस फॉर्म भरते वक्त होती है। डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वो भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स के पूरे डिटेल भरने पड़ते हैं फॉर्म भरते वक्त जी। तो ये सब बातों के लिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का जो पक्ष है वो थोड़ा देख लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो बच्चे कैटेगरी वगैरह में आते हैं उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, आधार कार्ड, क्लास 12 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और मतलब जो डोमिसाइल है वो लगते हैं और इनकम सर्टिफिकेट लगते हैं। इतने चीज़ लगते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी लगते हैं, पर वो बाद में लगते हैं काउंसलिंग के वक्त। तो अभी जो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये लगेंगे सभी। ऑलमोस्ट एक बार तो फॉर्म भर ही चुके हैं, इसलिए ऑलमोस्ट सभी लोगों को मालूम ही है। उस डिटेल को आप रेडी रखिएगा फॉर्म भरते वक्त। फॉर्म आप कहीं से भी भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने की व्यवस्थाएं करियर जोन में है। कोशिश करिएगा कि यहीं से भरा जाए। यहाँ से भरा जाएगा तो कोई भी एरर होने के चांसेस कम से कम रहेगी, और अगर होगी भी तो उसे सही समय पे जो है करेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म यहीं से फिलअप हो, ताकि किसी तरीके का और परेशानी आपको ना उठाना पड़े। अगर मुझसे मिलना हो तो ऑलमोस्ट हर दिन अगले 90 दिनों तक, समझिए कि मंडे टू फ्राइडे हर हफ्ते में 5 दिन सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में मैं मिलूंगा। अगर आप आते हैं उस टाइम में तो मैं मिलूंगा, या शाम को 8 बजे आप आएंगे तो मैं मिलूंगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस मैं कई बार नहीं कर पाता हूँ, बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए हम फ़ोन नहीं उठा पाते। अगर मैं फ़ोन रिसीव करूँ तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसको हम पढ़ाते रहते हैं या जिस काम में रहते हैं बच्चों के साथ रहते हैं, तो उसमें हम डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम टेलीफोन बहुत ज़्यादा पिक नहीं करते। आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी कम्युनिकेशंस आपको करना होगा मेरे से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपरली उसका रिप्लाई मिलेगा। मोबाइल फ़ोन और कोई भी टेक्निकल डिवाइस जो है, इससे अब कम से कम 90 दिन दूर रखिए। मेरा अनुभव ऐसा है कि कोई बच्चा अगर 6 बुक पढ़ता है और कोई बच्चा एक ही बुक को 6 बार पढ़ता है, तो जो एक ही बुक को 6 बार पढ़ा है उसका रिजल्ट हर हाल में ज़्यादा अच्छा रहता है उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा जो 6 अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स बनाया है। 6 अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स बनाने वाले बच्चे के पास नॉलेज भले ही ज़्यादा आ जाए, बट उसके परफेक्शंस थोड़े कमज़ोर रहते हैं, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी वीक रहती है। ऑलमोस्ट सभी बुक मार्केट में जो अवेलेबल है 98-99% परफेक्ट है। 6 महीने 4 महीने 3 महीने से बच्चे कर रहे हैं, तो जो कर चुके हैं उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा, बराबर मिलेगा और इसी साल मिलेगा। लेकिन अब जो 90 दिन बचे हुए एटलीस्ट वो ना करे, इस बात का आप पेरेंट्स ध्यान रखिए।
अब अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो